दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक रियल हीरो की, भारत का वो हीरा जिसे कहते हैं इंडियन जेम्स बॉन्ड। नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज फैक्ट्री चैनल में आपका दिल से स्वागत। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि अजीत डोभाल भारत के इतने इम्पोर्टेंट शख्स, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया। उसके बारे में थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, इसीलिए ये एक छोटा सा वीडियो। बायो। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनके पिताजी भी सेना में ऑफिसर थे, तो ऑब्वियस है कि वो भी इंडियन पुलिस सर्विस या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जैसी जगह पे काम करना चाहते थे। 1968 में ही उन्होंने यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर दी और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही आईपीएस बन गए। उनकी पहली ही पोस्टिंग केरल में हो गई। पोस्टिंग की वजह से वो मलयालम तो सीख गए, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत होने के कारण उन्होंने उर्दू भी सीख ली और इसी उर्दू का उन्हें आगे चलकर बहुत फ़ायदा मिला। केरला राइट्स। केरल पोस्टिंग के दौरान 1971 में थलेसेरी में दंगे शुरू हो गए। हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चीफ मिनिस्टर के करुणाकरन ने अजीत डोभाल को दंगे कंट्रोल करने के लिए थलेसेरी भेजा। अजीत डोभाल ने वहां जाकर वहां के लोकल कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत की, हिंसा करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और सिर्फ एक ही हफ्ते में दंगे खत्म कर दिए। अजीत डोभाल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। उनका तेज़ दिमाग, ज़बरदस्त कम्युनिकेशन और कुछ भी कर जाने का साहस, यही हमेशा उनके प्लस पॉइंट्स रहे और इसी की मदद से उन्होंने आगे बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो। 1972 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी में ज्वाइन हुए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ऑफिसर्स होते हैं वो आईपीएस ही होते हैं। आईबी में पोस्टिंग के दौरान उन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। साल 2004-05 में अजीत डोभाल आईबी के डायरेक्टर भी रहे और जनवरी 2005 में वो रिटायर हो गए। मिजो नेशनल फ्रंट का अंत और सिक्किम। आईबी में ज्वाइन होने के बाद उनका पहला पोस्टिंग मिजोरम में हुआ, लेकिन खास बात पता है, वो पोस्टिंग उन्होंने खुद मांगी थी। उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह चरम पर था। मिजो नेशनल विद्रोहियों ने मिजोरम को स्वतंत्र घोषित करके भारतीय सेना के साथ युद्ध घोषित कर दिया था। हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही थी, पुलिस और सेना पर हमले हो रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान से उन्हें हथियार सप्लाई हो रहे थे, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी मिल रही थी। ऐसे में अजीत डोभाल वहाँ पर सीक्रेट एजेंट बन के गए। विद्रोहियों से जान पहचान बढ़ाकर वो आगे मिजो नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी दोस्तों, विद्रोहियों को अपने घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट कर दिया। बंदूकों से लैस विद्रोहियों को घर पे बुलाने के लिए जिगर चाहिए दोस्तों, और वो अजीत डोभाल के पास था। आगे चलकर उन विद्रोहियों का ब्रेन वॉश कर अजीत डोभाल ने उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 1975 में सिक्किम भी भारत में शामिल हो गया। भारत में शामिल होने वाला ये सबसे आखिरी स्टेट है। सिक्किम को भारत में शामिल करने में भी अजीत डोभाल का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मिजोरम और सिक्किम के योगदान की वजह से अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। इस मेडल की विशेषता ये है दोस्तों कि ये मेडल 14 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल को ये सिर्फ 7 साल की सर्विस में ही 1975 में मिल गया। ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान में 7 साल। भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं। हनी ट्रैप जैसी चीज़ों से भी देश की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है और जिसमें कुछ लोग फंसते भी हैं। सीक्रेट एजेंट्स का काम बहुत ही खतरनाक और मुश्किलों से भरा होता है। उस देश के नागरिक होने का नाटक करके वही सेटल होना पड़ता है और वही से अपना नेटवर्क बढ़ाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वो दुश्मन देश में पकड़े भी जाते हैं तो उनका देश उनको अपना मानने से इनकार कर देता है और हर देश को ऐसा ही करना पड़ता है। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर एजेंट बनकर काम किया, जिसके लिए उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली थी। हर चीज़ का बारीकी से अभ्यास किया था। एक बार उन्होंने अपना ही एक रोंगटे खड़े करने वाला किस्सा सुनाया था। डोभाल उस वक्त लाहौर की किसी मुस्लिम बस्ती में रहते थे। बाकी लोगों की तरह वो भी रोज़ मस्जिद में जाते थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों से जान पहचान भी बढ़ाई थी। उसमें कुछ सेना में काम करने वाले लोग भी थे। एक बार जब वो मस्जिद में गए थे तब एक मौलवी ने उन्हें रोका और बताया कि तुम एक हिंदू हो। ये सुनकर डोभाल एकदम हैरान हो गए, क्योंकि दुश्मन देश में किसी जासूस को पकड़ लिया जाए तो ज़िंदगी भर की जेल तो पक्की है, टॉर्चर होगा वो अलग से। डोभाल ने पूरी कोशिश की उन्हें बताने की कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन उस मौलवी ने एक ना मानी।
वो मौलवी बाद में डोभाल को अपने कमरे में ले गया। वहाँ उसने अपनी अलमारी जब खोली तो सामने वाला नज़ारा देखकर अजीत डोभाल फिर से एक बार दंग रह गए। उस अलमारी में हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ थी। उस मौलवी ने बताया कि वो भी एक हिंदू है, उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और इसी वजह से वो एक मौलवी बन के रहता था। अजीत डोभाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बाल बाल बचे थे, लेकिन एक सवाल उनको सता रहा था। उन्होंने उस मौलवी से पूछा कि मैं हिंदू हूँ, ये आपने कैसे पहचाना? तब उस मौलवी ने बताया कि आपके कानों के नीचे वाले हिस्से में छेद है, जो कि हिंदू बच्चों में बचपन में ही किए जाते हैं। डोभाल का नसीब अच्छा था जो इतने बड़े संकट में फंसने से बचे थे। अगर सच में ये किसी पाकिस्तानी ने देख लिया होता तो हम सोच भी नहीं सकते कि अजीत डोभाल के साथ कितना बुरा होता। इन 7 सालों में अजीत डोभाल ने बहुत सी जानकारियाँ भारत में भेजी, जिसका भारत को बहुत फ़ायदा हुआ। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद देश भर में दंगे हुए। 1988 में फिर से वही खालिस्तानी लोगों की एक्टिविटी शुरू हो गई और उन्होंने फिर एक बार अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त अजीत डोभाल पाकिस्तान में थे, लेकिन इस बार वो भारत में ही थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी गलतियां वो रिपीट नहीं करना चाहते थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की जैसे इस बार भी गोल्डन टेम्पल में छुपे लोगों की कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। इसलिए अजीत डोभाल ने खुद की जान की परवाह न करते हुए एक साहस भरा फैसला किया और ISI एजेंट बनके वो गोल्डन टेम्पल में घुस गए। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में मिली जानकारी का यहाँ पूरी तरह से इस्तेमाल किया और उन टेररिस्ट को यकीन दिलाया कि वो एक ISI एजेंट हैं। वो टेररिस्ट भी मान गए। डोभाल उनके साथ रहने लगे और उनके बारे में जानकारी जुटाने में लग गए। उनकी कोशिश रंग लाई और वो गोल्डन टेम्पल उन आतंकवादियों से छुड़ाने में कामयाब भी रहे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में डोभाल ने जो साहस भरा काम किया, उसकी वजह से उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। कंदहार प्लेन हाईजैक। पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर भारत की जेल में बंद था। उसे छुड़ाने के लिए कुछ टेररिस्ट ने एक प्लान बनाया। दिसंबर 24, 1999 में काठमांडू से दिल्ली रवाना हुए एक प्लेन को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और अफगानिस्तान के कंदहार में ले गए। वो प्लेन था IC-814। उस प्लेन को छोड़ने के बदले उन्होंने 36 आतंकी की रिहाई और $20 करोड़ की मांग रख दी। इन आतंकवादियों से बात करने के लिए जो डेलीगेशन बनाया गया था, उसमें अजीत डोभाल भी शामिल थे। बुरे से बुरे कंडीशन में दिमाग को शांत रखना वो अच्छी तरह जानते थे। डोभाल ने उन आतंकवादियों की इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। कमांडो एक्शन के लिए उस जगह जाकर सब कुछ देखना भी ज़रूरी था, लेकिन कमांडो एक्शन हुआ ही नहीं। आतंकवादियों से बातचीत शुरू थी, लेकिन भारत सरकार पे प्रेशर बढ़ रहा था। प्लेन में फंसे लोगों के परिवार वाले आंदोलन कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के घर के सामने भी लोग आंदोलन कर रहे थे। अजीत डोभाल अपने प्लान में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे और आखिरकार 3 आतंकवादी छोड़ने के लिए सरकार को राज़ी होना पड़ा। उसमें मसूद अजहर भी था। आगे चलकर यही मसूद अजहर भारत का सरदर्द बन गया। 2019 में हुए पुलवामा अटैक के पीछे भी यही मसूद अजहर था। NSA। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को अजीत डोभाल की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी थी। नई सरकार ने 2014 में अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान रखना और उसके बारे में सलाह देना, यही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का काम होता है। IB, रॉ, इन जैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी उनकी रोज़ बातचीत होती है। डिफेंसिव ऑफेंस। पार्टीशन के वक्त से ही पाकिस्तान भारत का सरदर्द रहा है। दुनिया भर में भीख मांग लेगा, लेकिन भारत को परेशान करना और भारत में आतंकवादी हमले करना, यही पाकिस्तान की नीति रही है। ऐसे लोगों के साथ लड़ना हो तो हमारी युद्ध नीति भी उनसे कई गुना बेहतर होनी चाहिए। वो हर बार आतंकी हमला करते रहे, हमारे लोगों को मारते रहे और हम उन्हें प्रूफ्स देते रहे। जवाबी कार्रवाई कभी हुई ही नहीं। इसीलिए अजीत डोभाल डिफेंसिव ऑफेंस को हमेशा से सपोर्ट करते रहे। डिफेंसिव ऑफेंस क्या होता है, ये समझने के लिए हमें पहले डिफेंसिव और ऑफेंसिव मोड समझने होंगे। डिफेंसिव मोड में खुद के डिफेंस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि ऑफेंसिव मोड में दुश्मन पर अटैक करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दोनों ही केसेस में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफेंसिव ऑफेंस इन दोनों से अलग है। डिफेंसिव ऑफेंस में खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखकर दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाता है। अजीत डोभाल ने इस युद्ध नीति को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी तरह से यूज़ किया। उरी सर्जिकल स्ट्राइक।
2 जनवरी 2016 को कुछ आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पे हमला कर दिया। पाकिस्तान को सारे सबूत देने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। भारत ने इस बार इससे एक बड़ा सबक लिया था। अब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी भी पॉलिसीज बदलने की ज़रूरत थी। 18 सितंबर 2016 में उरी मिलिट्री बेस पर फिर से एक अटैक हुआ। उन आतंकवादियों ने हर तरफ गोलियां चलाई। उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स भी थे। काउंटर अटैक में सारे आतंकी मार गिराए गए, लेकिन हमारे भी 18 जवान शहीद हो गए। घायलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ दलबीर सिंह, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर और अजीत डोवाल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। अजीत डोवाल के मन में इस बार कुछ अलग ही चल रहा था। पूरा देश बदला मांग रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी साफ साफ कह दिया था कि भारत इस हमले को नहीं भूलेगा। अब वक्त था डिफेंसिव ऑफेंस सही मायने में यूज़ करने का। अजीत डोवाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, DRDO और रॉ की मदद से हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके आतंकियों की जानकारी हासिल की। उनके लॉन्च पैड्स ढूंढ निकाले। सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान उनके दिमाग में घूम रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है दुश्मन के घर में घुसकर उनको खत्म करना। उसके लिए कमांडोज को पूरी तरह से ट्रेन करके भेजा गया। POK में घुसकर हमारे जाबाज कमांडोज ने उनके लॉन्च पैड्स उड़ा दिए। कमांडोज के हेलमेट पे कैमरा लगा होने के कारण ये सब एक्शन अजीत डोवाल लाइव देख रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल रही। पूरी हमले में शहीद हुए जवानों का बदला लिया गया था, वो भी घर में घुसकर। मणिपुर में भी ऐसी ही भारतीय सेना पे हमला हुआ था। उसका बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी के जवानों ने म्यांमार में घुसकर आतंकी मार दिए थे। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट भारत में भी हिंसा में काफ़ी कमी आ गई थी। भारत की स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पुलवामा, बालाकोट। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के जवानों पर एक आतंकवादी हमला हुआ। देश इस बार भी बहुत गुस्से में था, बदला मांग रहा था। CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। बदला लेने की पूरी जिम्मेदारी फिर से एक बार अजीत डोवाल पे थी। सरकार की तरफ से पूरी छूट थी। किसी भी देश पर अटैक करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाकी देशों से भी बात करके उन्हें अपने फेवर में कर लिया। इस बार की जवाबी कार्रवाई आसान नहीं थी, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद का बेस इंडियन बॉर्डर से 60 किलोमीटर अंदर था। भारतीय सेना को हमला करने में काफ़ी परेशानी हो सकती थी। इसीलिए मिराज 2000 प्लेन की मदद से अटैक करने का प्लान बना। एयर टू सरफेस मतलब हवा में से ही ज़मीन पे मिसाइल दागने की इस प्लेन की क्षमता थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो उन्हें पलटकर जवाब देने के लिए भी ये प्लेन परफेक्ट थे। इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार बालाकोट बेस पे 300 मोबाइल एक्टिव थे। इसका मतलब साफ था, कई आतंकी वहाँ मौजूद थे। हमला करने का प्लान बना। सुबह 3 बजे के आसपास हमारे फाइटर प्लेन्स ने उड़ान भरी और बालाकोट में करीब 1000 किलो के बॉम्ब दागकर सारे के सारे आतंकी खत्म कर दिए। पुलवामा का बदला पूरा हो गया था। सारे के सारे फाइटर प्लेन्स अपने बेस पे सुरक्षित लौट आए। इस हमले में कितने आतंकी मारे गए ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन भारत अब किस किस तरह से बदला ले सकता है ये सारी दुनिया को पता चल गया था। आर्टिकल 370। आमने सामने की लड़ाई में हम भारत से कभी नहीं जीत सकते, ये पाकिस्तान को पता था। इसीलिए कश्मीरी बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर बनाने की साजिश होती रही। करीब करीब सारी आतंकी गतिविधियां कश्मीर से ही होती हैं। आर्टिकल 370 की वजह से भारत सरकार पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। कश्मीरी यूथ का विकास नहीं हो रहा था, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी था। 2016 में आतंकी बुरहान वानी को भारतीय सेना ने मार गिराया। उसके बाद भी कश्मीर में काफ़ी हिंसा हुई थी। आर्मी पे पत्थरबाजी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। हर दिन आर्मी के जवानों पर पत्थरबाजी हो रही थी। कश्मीरी मसले पे अजीत डोवाल का काफ़ी स्टडी था। कश्मीर के डेवलपमेंट में आर्टिकल 370 और 35A बहुत बड़ी रुकावट है, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि इस आर्टिकल के अनुसार कश्मीर की खुद की एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी। कोई भी नियम अगर लागू करना हो तो उसके लिए पहले उस स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती थी। 2019 के बाद अजीत डोवाल 3 महीने तक कश्मीर की समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे। ऑपरेशन ऑल आउट में सैकड़ों आतंकी भारतीय सेना ने मार गिराए थे, लेकिन डोवाल की माने तो ये काफ़ी नहीं था। वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़ा करना चाहते थे, और वो था आर्टिकल 370 और 35A संविधान से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना। अजीत डोवाल के साथ साथ सरकार को भी अच्छी तरह से पता था कि कश्मीर के नेता ये होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ आर्टिकल 370 और 35A संविधान में से हटा दिया और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। डोवाल का मानना था कि इस फैसले में कश्मीर की जनता भी हमारे साथ हो। उसके लिए जान की परवाह किए बिना ही वो जनता में चले गए और उनसे बातें की। कश्मीर के हालात नाजुक थे, कुछ भी हो सकता था।
लेकिन बिना किसी हिंसा के ही कश्मीर भारत में शामिल हो गया और इसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है अजीत डोभाल को। इसके अलावा 1999 में हुआ कारगिल वॉर, दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की प्लान्स, इशरत जहाँ एनकाउंटर केस, डोकलाम इशू, इन सारी केसेस में भी अजीत डोभाल इन्वॉल्व थे। दोस्तों ये तो उनके लाइफ की सिर्फ कुछ घटनाएं हैं जिनकी जानकारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन उनके बारे में ऐसी और भी कितनी सारी कहानियाँ होगी जो कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से कभी बाहर नहीं आएगी और हम उसे कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।